हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर है, आज मार्च 21 है, 21 मार्च। तो आज का करंट अफेयर लेके आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। देखते हैं क्या पहला टॉपिक कौन सा है। सो लेट्स स्टार्ट। जापान अनाउंस इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ ₹3.2 लाख करोड़ इन इंडिया नेक्स्ट 5 ईयर। दोस्तों, अभी हाल ही में जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के 2 दिन के दौरे पे हैं। उनकी यात्रा जो है इंडिया में 2 दिन के लिए है। तो उन्होंने क्या किया है कि 32 लाख करोड़ रुपए अगले 5 साल में इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे। जो दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार के लिए 6 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जो जापान और इंडिया ने 6 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह घोषणा 2014 की निवेश के प्रोत्साहन साझेदारी का अनुसरण करती है, जब दोनों पक्ष 2014 से 2019 तक कितना 3.5 ट्रिलियन येन के जापानी निवेश पर सहमत हुए थे। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जो इसके जापान का जो करेंसी है येन है, कैपिटल टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर जो अभी फ़िलहाल दौरे पे थे जापान के, फूमियो किशिदा। और अगर दोस्तों एडिशनल जानकारी के बारे में बोलें, एक्स धर्मा गार्डियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। जो इंडिया और जापान है उनके बीच एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। उसका नाम दिया गया है एक्स धर्मा गार्डियन, जो अभी हाल ही में कंडक्ट की गई थी बेलगावी में। 2022 का जो था बेलगावी में, ये मैप है जापान का। और मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और जो इंडिया और भारत का जो जापान और भारत का जो संबंध है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गहरी दोस्ती है दोनों के बीच में, काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। ट्रेड चलते रहते हैं इंडिया का और जापान का। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं अगला टॉपिक। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च। जो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, इसको 20 मार्च को मनाया जाता है, जो 12 सितंबर 2007 को घोषित किया गया था, लेकिन यह अभियान 2013 में लागू हुआ। अभी भी मस्ट हैव 20 टीथ। जो बच्चे होते हैं उनको कम से कम 20 दांत होने चाहिए। और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, जब वरिष्ठ नागरिक हो जाता है, तो भी जब उसके दांत टूटने लगते हैं तो कम से कम 20 दांत होने चाहिए। हेल्थी एडल्ट शुड हैव 32 टीथ। मतलब एक वयस्क जो हेल्दी वयस्क यानी अडल्ट जो पर्सन है, उसको, एक हेल्दी पर्सन को 32 टीथ होने चाहिए, मतलब 32 दांत होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। तो जो 2007 में चालू हुआ था, तो चलिए ने चालू किया गया था, और लेकिन अभियान 2013 में लागू हुआ। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे 20th। जो वर्ल्ड स्पैरो डे है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो थी नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन ऑफ फ्रांस, ये एक फ्रांस की संस्था है, एक इंडिया की संस्था, दोनों ने मिलकर साथ में इस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाना चालू किया। उन्होंने अवेयरनेस जगाया। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वह जो स्पैरो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। जो स्पैरो है वो दिल्ली की जो है वो स्टेट बर्ड के रूप में है, दिल्ली की स्टेट बर्ड है। तो इसको ध्यान रखना है। और द सोसाइटी वॉज स्टार्टेड बाय डेडिकेटेड कंजर्वेशनिस्ट मोहम्मद दिलावर। जो सोसाइटी की शुरुआत समर्पित संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर ने की थी। पहला विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। और जो 2022 का थीम है आई लव स्पैरो है। अभी हर साल एक एक थीम रहता है, तो 2022 का थीम है आई लव स्पैरो।
किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे बन जाए, स्पैरो जो है वो कौन से कैटेगरी में है, अभी विलुप्त होने के कगार पे है, तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और जो स्पैरो है दिल्ली की स्टेट बर्ड है, और इसकी जो 2022 की थीम है वो आई लव स्पैरो है, और पहला विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन के निकल के आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इंटरनेशनल डे हैप्पीनेस जो है वो भी मार्च 20 को मनाया जाता है। ये यूएन द्वारा स्टार्ट किया था, जिसमें रेजोल्यूशन वॉज इनिशिएटेड बाय भूटान। संयुक्त राष्ट्र में इस दिन को 2013 में मनाना शुरू किया गया था, और हर साल 20 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। 1970 के दशक से भूटान ने शुरू में राष्ट्रीय आय से अधिक राष्ट्रीय खुशी को मूल्य को प्राथमिकता दी थी। 1970 में जो था भूटान जो था वो अपने नेशनल इनकम को छोड़ के वो नेशनल हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस किया था। भूटान को 66th महासभा के सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय खुशी के लक्ष्य अपनाने के लिए जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं, त्रिपुरा गवर्नमेंट अनाउंस स्पेशल स्कीम फॉर टी वर्कर्स। जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की है टी वर्कर्स के लिए। जो त्रिपुरा के 7,000 से अधिक चाय बागान जो श्रमिक है, जो लेबर हैं चाय का इसमें, तो उनको सामाजिक सुरक्षा बीमा करने का प्रयास राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प जो है मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष घोषणा की है। जो स्कीम है इस नाम से है मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प। ये जो है त्रिपुरा का सीएम ने, जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है जो श्रमिक हैं, जो टी वर्कर्स हैं उनके लिए। तो ये स्कीम में ये योजना चाय बागान श्रमिकों को आवास, राशन, वित्तीय सहायता का आश्वासन देती है। जो त्रिपुरा के टी वर्कर्स हैं उन्होंने क्या किया है, इसको आवास, एक रहने के लिए राशन और वित्तीय सहायता का आश्वासन देती है। योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार के खजाने से 85 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सम ऑफ ₹85 करोड़ वुड बी स्पेंड फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सचेकर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ये स्कीम को मतलब योजना को लागू करने के लिए 85,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट एवर जीआई टैग कश्मीर कारपेट फ्लैग्ड ऑफ टू जर्मनी। पहला जो कश्मीर कारपेट था, जो अभी जर्मनी में पहली बार जीआई टैग किए गए कश्मीर कारपेट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने आखिरकार प्रसिद्ध कश्मीरी कालीन के लिए एक त्वरित प्रक्रिया कोड के साथ एक भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री शुरू की, जिसमें कारीगरों और उपयोग की गई सामग्री का विवरण है। जीआई टैग वाले कालीनों की पहली खेप मार्च 2022 में नई दिल्ली से जर्मनी को निर्यात की गई थी। कश्मीरी कालीनों की जीआई टैग जून 2016 में दिया गया था, लेकिन पंजीकृत कालीन 2022 में प्रमाणित किया गया। इस ये जो कारपेट है वो कश्मीरी कारपेट है, इसको जीआई टैग 2016 में मिल गया था, लेकिन अभी इसको जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, इसको जो सर्टिफाइड किया गया है वो 2022 में किया गया था। ये जो है जीआई टैग का पहली निर्माण नई दिल्ली से जो जर्मनी के लिए रवाना की गई है। तो ये ध्यान रखना है कि जो जीआई टैग कारपेट वो है एक्सपोर्टेड टू जर्मनी फ्रॉम न्यू दिल्ली, ये तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो स्टेट जम्मू कश्मीर है कैपिटल श्रीनगर है, यूनियन टेरिटरी है उसका कैपिटल श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट 22 है, मौजूदा में गवर्नर मनोज सिन्हा है, और स्टेट एनिमल जो है यूनियन टेरिटरी एनिमल जो है कश्मीर स्टेट है। लैंग्वेज बोली जाती है तिब्बतियन, लद्दाखी एंड हिंदी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो दोस्तों मलयालम बोली जाती है वहाँ पे। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। तो लैंग्वेज जो है वो तिब्बतन, लद्दाखी एंड हिंदी जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। मिशन इंद्रधनुष दोस्तों ये अलग एक है जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। ओडिशा टॉप लिस्ट फुल इम्यूनाइजेशन। जो मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण है
उड़ीसा ने इसमें टॉप किया है, ये टॉप के स्थान पे है। मिशन के तहत कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण के अलावा 90.5% टीकाकरण हासिल करने वाला उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। उड़ीसा ने दोस्तों इतना टीकाकरण किया कि उसकी जो जनता है 90.5 मतलब 90.5% जो है उड़ीसा ने पूरे अपने लोगों को इम्यूनाइज किया है। मिशन इंद्रधनुष, उड़ीसा टॉप इन फुल इम्यूनाइजेशन। देख सकते हैं जो इंद्रधनुष वर्जन 4 है, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 20 जिले पूर्ण टीकाकरण में 90% से ऊपर थे और 10 जिले में 90% से कम थे। पूर्ण टीकाकरण में 12 बीमारियों के खिलाफ निवारक उपाय शामिल हैं, जो इम्यूनाइजेशन इंक्लूड प्रिवेंटिव ऑफ, जो 12 और बीमारियों के खिलाफ उन्होंने क्या किया है, इसका निवारक देखा है, मतलब एक तरह से सॉल्यूशन मिला है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। जो उड़ीसा है, उड़ीसा का कैपिटल है दोस्तों भुवनेश्वर। पूरे 30 जिले हैं। गवर्नर जो है गणेशी लाल, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। स्टेट एनिमल की बात की जाए तो सांबर डियर, लैंग्वेज ओरिया लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। तो नेक्स्ट, मुंबई टू बिकम साउथ एशियाज फर्स्ट नेट जीरो सिटी। दोस्तों नेट जीरो सिटी क्या होते हैं, जितना कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही अवशोषित करेंगे। जब ये बैलेंस मेंटेन हो जाएगा तो उसको नेट जीरो का दर्जा दिया जाएगा। तो मुंबई जो है हैज सेट टारगेट रीचिंग नेट जीरो बाय 2050। इंडिया ने क्या किया है दोस्तों, 2070 तक, जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने अनाउंस किया था COP16 नवंबर 2021 में, बोला था कि जो नेट जीरो हैं हम 2070 तक अचीव कर लेंगे। उन्होंने एक टारगेट सेट किया है, गोल है 20 साल का। इंडिया ओवरऑल टारगेट, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसिंग द एम ऑफ नेट जीरो बाय 2070 एट COP26 नवंबर 2021 में। मुंबई ने अपना खुद का एक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, जो कि 2050 तक नेट जीरो हासिल कर लेंगे, जिससे ऐसा करने वाला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है। ऐसा करने वाला जो दक्षिण एशियाई का कौन सा शहर बन गया है, फर्स्ट जो है ये हो गया है लक्ष्य। भारत के समग्र लक्ष्य 20 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 नवंबर 2021 2070 तक शुद्ध शून्य के लक्ष्य की घोषणा की है। मीन्स नेट जीरो जो कार्बन उत्सर्जन है वो पूरा जीरो कर दिया जाएगा। तो चलिए, विथ पॉपुलेशन करीब, जो मुंबई का जो पॉपुलेशन है ये सेकंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है इंडिया में। मतलब सबसे घनी आबादी वाला शहर जो है, दुनिया का 8वां सबसे अधिक है और इंडिया का दूसरा सबसे अधिक एक घनी आबादी वाला शहर है। करीब 21 मिलियन लोगों की आबादी के साथ मुंबई दूसरे नंबर पे है और दुनिया में 8वें सबसे अधिक जनसंख्या वाला, घनी जनसंख्या वाला राज्य है, सिटी है। तो दोस्तों जो मुंबई जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है। 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। भगवत सिंह कोश्यारी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। उद्धव ठाकरे जो हैं यहाँ के सीएम हैं। और स्टेट एनिमल जायंट स्क्वेरल है। लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है मराठी। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मिथाली राज इक्वल रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट 50+ स्कोर इन ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। मिथाली राज ने दोस्तों एक और रिकॉर्ड बनाया है। जो ऑकलैंड में भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा था, तो उन्होंने अपने वर्ल्ड कप मैच में हाफ सेंचुरी जड़ा और उन्होंने एक और इतिहास रचा, अर्धशतक बनाकर इतिहास रचा है, जो कि 12वां अर्धशतक लगाया वर्ल्ड कप में। ये अपना जो मिताली राज हैं अपना 6th वर्ल्ड कप खेल रही हैं, 6ठा वर्ल्ड कप खेल रही हैं। ये दुनिया की जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली ये प्लेयर हैं और 200 मैच भी अब तक के उन्होंने 200 मैचों से ज़्यादा अधिक मैचों के खेले हैं। उनमें काफ़ी और सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो 200 मैच अब तक किसी ने नहीं खेला है। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेट प्लेयर जो हैं मिताली राज के नाम है। तो मिताली राज ने वर्ल्ड कप में अपना 12वां शतक लगा के एक और कारनामा कर दिखाया। वनडे करियर का 63वां अर्धशतक है जो उन्होंने बनाया। उन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी डेबी हॉकले के महिला विश्व कप में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। आसाम गवर्नमेंट टू क्रिएट स्टेट OBC कमीशन।
वहाँ के मिनिस्टर ने ये जानकारी दी है कि आसाम गवर्नमेंट एक स्टेट ओबीसी कमीशन बनाएगा, जो कि उनको इसलिए ओबीसी स्टेट कमीशन बनाया क्योंकि जो वहाँ पे जो चाय वर्कर हैं, जो आसाम में जो टी ट्राइब्स हैं, जो क्या बोलते हैं जनजाति हैं वहाँ के, वो ज़्यादातर पिछड़े वर्ग से रहते हैं। तो उनको क्या रहता था कि रिजर्वेशन देना मुश्किल होता था। तो अभी क्या होगा, स्टेट ओबीसी कमीशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस एक कमीशन बनाएंगे, तो उसके तहत 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो वहाँ के टी ट्राइब्स हैं। तो दोस्तों इसको देख लीजिए, असम सरकार राज्य ओबीसी आयोग बनाएगी। आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग की मौजूदा आरक्षण सीमा के भीतर विभिन्न जनजातियों के लिए उपवर्गीकरण पर निर्णय लेगा। वर्तमान में शिक्षण संस्थानों को चाय जनजातियों के लिए कोई अलग आरक्षण नहीं है, तो और वे ओबीसी श्रेणी में आते हैं। तो ओबीसी श्रेणी में आते हैं इसलिए उनको 27% रिजर्वेशन मिलेगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कौन सा स्टेट जो है अपना स्टेट ओबीसी कमीशन बनाने जा रहा है, आसाम है। ये आप ध्यान रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आते हैं। आसाम स्टेट जो आसाम है, कैपिटल दिसपुर, यहाँ पे 35 ज़िले हैं, 35 ज़िले। गवर्नर जगदीश मुखी हैं और सीएम जो है डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा है। और स्टेट एनिमल जो है इंडियन राइनोसेरस है, जो आसाम में एक सिंग गैंडे के नाम से जाना जाता है। जो राइनोसेरस है वो आसाम में मिलते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे आसामी बोली जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। नीति आयोग टू ऑर्गेनाइज 5th एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। जो नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच 21 मार्च 2022 को महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण की आयोजन करेगा। इसमें जो महिला एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्यम यानी जो इंडस्ट्रीज जो अपना एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप करते हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। एक तरह से इनको अवार्ड दिया जाता है। सशक्त और समर्थ भारत के प्रति उनका योगदान का जश्न मनाने के लिए 75 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जो ये एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म विल बी ऑर्गेनाइज 5th एडिशन, ये 5वां संस्करण है जो सशक्त और समर्थ भारत के लिए 75 वुमेन को, जो 75 वुमेन को सेलेक्ट किया गया है। ये जो पुरस्कार दिया जाएगा इसमें पूर्व उपराज्यपाल जो किरण बेदी थी वो भी शामिल है इसमें, और पूरे अध्यक्ष जो एसबीआई की जो पूरी अध्यक्ष थी अरुंधति भट्टाचार्य, ये भी शामिल है, और कई अन्य महिला शामिल हैं। तो इसमें जो 2 मेन महिलाएं हैं उनका नाम किरण बेदी और एसबीआई की जो पूरे अध्यक्ष है अरुंधति भट्टाचार्य जो हैं वो, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। पंकज आडवाणी विंस एशियन बिलाट टाइटल फॉर 8th टाइम। इन्होंने 8वीं बार जो एशियन बिलाट का ताज अपने नाम किया है। पंकज आडवाणी जो 19 मार्च 2022 को हम वतन ध्रुव सीतावाला को 6-2 से हराकर कतर दोहा में जो ये मैच चल रहा था, उन्होंने 19वीं एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप अपने नाम किया। 6ठा खिताब जीता उन्होंने अब तक का अपना 8वां खिताब ये है। इससे पहले आडवाणी ने म्यांमार के पोक्सा को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। तो इनका भी नाम याद रखना दोस्तों, जो पंकज आडवाणी जो कौन सा 19th एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप जो हुआ था दोहा में, उन्होंने 8वीं बार किसको हरा के, ध्रुव सीतावाला को 6-2 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। सेमीफाइनल में पहुँचे, जो फाइनल में किसको हरा के पहुँचे थे, पोक्सा जो म्यांमार के खिलाड़ी हैं उनको हरा के इन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। और इन्होंने इनके नाम पे 24 अंतर्राष्ट्रीय खिताब है, उसमें से 8वां एशियाई ताज है। तो ये ध्यान रखना है, कौन है, पंकज आडवाणी। तो बीजेपी नेम्स एन बीरेन सिंह एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर फॉर 2nd टर्म। जो एन बीरेन सिंह है ये दूसरी बार जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, चुने गए हैं। 2017 में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। वह मणिपुर के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं। राज्य के लिए उनका असाधारण कार्य के उन्हें 2018 में चैंपियंस ऑफ चेंज से सम्मानित किया गया था। इनको एक सम्मान भी मिला है। और मणिपुर जो कैपिटल है इम्फाल, डिस्ट्रिक्ट है 16, गणेशन गवर्नर है यहाँ पे। नोंगथोम्बन बीरेन सिंह जो अभी फिर से 2nd टाइम में चुन के आए हैं। स्टेट एनिमल संघाई है और लैंग्वेज मणिपुरी है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस स्टेट बिकम फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बाय इम्प्लीमेंटिंग नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो नागालैंड है दोस्तों, नागालैंड हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री फर्स्ट स्टेट असेंबली है जो एंटायर कंट्री इम्प्लीमेंट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जो उन्होंने एक पूरा अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम पूरी तरह से पेपरलेस बनाने के लिए पूरे देश में पहली विधानसभा भवन का इतिहास रच दिया है। अब सदस्य जो हैं सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। नेवा एक यूनिकोड अनुरूप सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न दस्तावेजों जैसे प्रश्नों की सूची आदि आसान पहुंच का प्रावधान है। इसमें ज़्यादा कोई अब तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, सब पेपरलेस हो गया है दोस्तों, डिजिटल इंडिया बन रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पे। ये नागालैंड जो है इसका कैपिटल जो है कोहिमा है। 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। नैफू रियो जो है मुख्यमंत्री है। एनिमल गयाल करके एक एनिमल है। और यहाँ पे लैंग्वेज जो बोली जाती है अंगामी, आउचांग या कोन्याक लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है ज़्यादातर। नेक्स्ट पे चलते हैं। HP कैबिनेट, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट अप्रूव एक्सरसाइज पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट है, उन्होंने क्या किया है, कैबिनेट को अप्रूवल दिया है, मंजूरी दी है, आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें वर्ष के दौरान 231 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह को परिकल्पना की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2021 से 22 की तुलना 264 करोड़ रुपए अधिक होगा। इसका मतलब है कि राज्य जो उत्पाद शुल्क कुल मिलाकर 14% की वृद्धि हुई है। यूनिट वेट के मूल्य 4% नवीनीकरण शुल्क द्वारा खुदरा उत्पाद वेटों का नवीनीकरण के लिए भी स्वीकृति दी गई है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ताज महोत्सव किक्ड ऑफ इन आगरा फ्रॉम 20 मार्च 2022। कला, शिल्प और संस्कृति जो 10 दिवसीय उत्सव ताज महोत्सव का उद्घाटन 20 मार्च 2022 को आगरा के शिल्पग्राम में किया गया है। यह मार्च 2022 तक आयोजित किया जाएगा। जो सांस्कृतिक उत्सव का विषय है आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग। जो त्यौहार और कश्मीर कहाँ मनाया जाएगा। फेस्टिवल हैज़ वर्क डिस्प्लेड द आर्टिस्ट फ्रॉम, यहाँ पे हर जगह के कलाकार आएंगे, प्रदर्शित किए गए काम जो वेस्ट बंगाल से आएंगे, फरीदाबाद, पंजाब, छत्तीसगढ़ एंड मेनी अदर स्टेट से यहाँ पे आएंगे जो आज़ादी। और यहाँ का जो थीम है, कल्चरल फेस्टिवल थीम है आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग। ये 2022 का थीम है। क्या है दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कला, शिल्प और संस्कृति 10 दिवसीय उत्सव ताज महोत्सव का उद्घाटन 20 मार्च 2022 को आगरा शिल्पग्राम में किया गया है। 29 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। ये जो है ताज महोत्सव 29 मार्च तक चलेगा। और दोस्तों ये है ओडिशा ऑब्जर्व पखाला दिवस ऑन मार्च 22। तो उड़ीसा में दोस्तों उनका एक जो पखाला दिवस मनाया जाता है, जो सदियों से राज्यों में मुख्य भोजन के लोकप्रियता को दर्शाता है। जिसमें क्या करते हैं ये लोग, राइस और वाटर, जो चावल को ज़्यादा पानी डाल के पका देते हैं तो उनको खाने में मज़ा आता है। वहाँ पे इनका कुछ ऐसा कल्चर है वहाँ पे ये सब करने का। इस पहल की शुरुआत 2015 में ओडिया के दुनिया भर में अपने पारंपरिक भोजन को जश्न मनाने के लिए की थी। जो पखाला राइस वाटर जो है, ओडियाटम जो है चावल का पानी, ये भारतीय व्यंजन के ओडिशा शब्द कुल पके हुए चावल होते हैं जिन्हें पानी में हल्का किण्वित किया जाता है। पखला व्यंजन उत्पत्ति भगवान जगन्नाथ के मंदिर से हुआ था। वहाँ पे जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ऑन स्टडी कैफे। कीप वॉचिंग and share, subscribe with your friends. Thank you so much guys.